नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं आर्ट और कल्चर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा इंडियन डांस फॉर्म्स। इंडियन डांस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे और आज का ये वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग अलग अलग डांस फॉर्म के बारे में जानेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोक डांस, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो इंडियन डांस है उसका बैकग्राउंड कहाँ से है, उसकी उत्पत्ति या उसके बारे में हमें कहाँ से चीज़ें पता चलती हैं। तो भरत मुनि की एक रचना है जिसे हम लोग नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं और उसकी एक कहानी के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा कि वो कुछ मनोरंजन के लिए क्रिएट करें। तो उन्होंने जो हमारे 4 वेद हैं उन चारों वेदों को मिला करके एक 5वें वेद का निर्माण किया, जिसे हम लोग नाट्य वेद के नाम से जानते हैं। जो नाट्य शब्द था, इसे सबसे पहले हम इसका मेंशन भरत मुनि के ही काम में देख पाते हैं, जिसकी रचना इन्होंने की थी 2nd सेंचुरी एडी में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डांस शब्द का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि की रचना में मिलता है। और कब मिलता है? तो 2nd सेंचुरी एडी में। नाट्य होता क्या है? तो ये एक कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का। क्या क्या? तो ड्रामा, डांस और म्यूजिक, इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन को हम लोग नाट्य कहते हैं। और इस नाट्य में जो शब्द होते हैं उन्हें ऋग्वेद से लिया गया है, जो म्यूजिक होती है यानी कि जो गीत होते हैं उसे सामवेद से लिया गया है, अभिनय जो है यानी कि जो गेस्चर्स है उसे अजुर्वेद से लिया गया है, जबकि जो इमोशंस है, जो रस है, वो हम लोग अथर्ववेद से लिए हैं। और अगर हम लोग इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में बात करें यानी भारतीय पौराणिक कथाओं में, तो हम लोग देखेंगे कि डांस का जो संदर्भ, मतलब डांस जो है उसका हमेशा से हमारे सोसाइटी में और हमारे ट्रेडिशंस में उसकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इंडियन जो डांस है वो डिवाइनली अटैच्ड है किससे? तो शिव जी के तांडव डांस से। तांडव डांस में क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इन तीनों के ही साइकिल को दिखाया गया है। इसी के साथ साथ जो पार्वती जी का फेमाइन रिस्पॉन्स है, उन सभी के साथ इंडियन डांस का जुड़ाव देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तो पुराने समय में अगर हम लोग इंडियन डांस की बात करें, तो पुराने समय में जो भारतीय नृत्य था, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सोशल एंटरटेनमेंट था, यानी कि इसे मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता था। और इसके जो एविडेंसेस है, पुराने समय में भी डांस था, इसके एविडेंस हम लोग को भीमबेटका में देखने को मिलता है। भीमबेटका में आप जानते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग्स वहाँ पे हमें देखने को मिली हैं जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम की है। वहाँ पे भी एक साथ कम्युनिटी डांसिंग करते हुए दिखाया गया है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि पुराने समय में भी लोग मनोरंजन के तौर पर नृत्य किया करते थे। इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें ब्रोंज की डांसिंग गर्ल मिली है, वो भी इस बात का प्रमाण है कि पुराने समय में लोग डांस किया करते थे। और हमारे जो इंडियन माइथोलॉजी है यानी कि भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, वो भी इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जो डांस है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था लोगों की सोशल और रिलीजियस लाइफ में। ठीक है, तो ये डांस ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, बल्कि ये हमारे जीवन में, हमारे सोसाइटी में बहुत पुराने समय से, ना सिर्फ अभी से, माइथोलॉजिकल टाइम से भी और जो एंशिएंट पीरियड है उन समय से भी। ठीक है, और भीमबेटका के बारे में चूंकि हम लोगों ने जिक्र किया है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो भीमबेटका सबसे पहले तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर दुनिया की कुछ बहुत ही पुरानी केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। इन पेंटिंग्स में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? तो इन पेंटिंग्स में उस समय जो लोग रहते थे उनके जीवन को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। और ये जो रॉक शेल्टर्स थे, इसमें जो पेंटिंग्स है भीमबेटका की गुफाओं में, अगर आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी उसमें लोगों को डांस करते हुए दिखाया गया है, उन लोगों को कुक करते हुए दिखाया गया है। क्योंकि पहले जमाने के जो लोग थे वो हंटर हुआ करते थे, तो उन्हें शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये उस समय के जो चीजें थी उनको दिखाने की पेंटिंग्स के जरिए कोशिश की गई है। ये प्री हिस्टोरिक है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे आपको सबसे पुराने केव पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। भीमबेटका की केव पेंटिंग के एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है। कहाँ पे? तो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं। तो अब जो इंडियन डांस है उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो नाट्य शास्त्र है, जिसे मैंने बताया जो कि भरत मुनि की रचना है, उसके हिसाब से इंडियन क्लासिकल डांस के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। पहला है आपका लास्य
और दूसरा है आपका तांडव। तो लास्ट से किस चीज को डिनोट करता है, तो जितने भी फेमाइन फीचर है यानी कि जो एक नारी की जो विशेषताएं हैं इसको डिनोट करता है लास्य। और बेसिकली इसमें क्या आता है, तो जो भाव आते हैं, ग्रेस आता है, अभिनय, रस, ये जितने भी इमोशनल टाइप की जो चीजें हैं, भाव हो गया, ग्रेस हो गया, सुंदरता, वो सारी की सारी चीजें जो है वो लास्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। जबकि जो तांडव है उसमें मेल फीचर को दिखाया गया। जिस तरह से लास्य जो है वो फीमेल फीचर्स को डिनोट करता है, उसी प्रकार तांडव जो है वो मेल फीचर्स को डिनोट करता है। और तांडव में मुख्य तरह से जोर दिया जाता है मूवमेंट्स के ऊपर कि किस तरह से आप अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, रिदम पे उसमें खासा ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाव, ग्रेस, अभिनय, रास ये किसका फीचर है या किसके अंतर्गत आता है, तो लास्य के अंतर्गत आता है, जबकि बॉडी का मूवमेंट और रिदम ये दोनों चीजें तांडव के अंतर्गत आती हैं। और ये दो डिवीजन है नाट्य शास्त्र के हिसाब से कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे इंडियन क्लासिकल डांस के। नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण की रचना की और उसके हिसाब से या बेसिकली अभिनय दर्पण में उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट में उन्होंने डिवाइड किया है या फिर उन्हें तोड़ा है। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाट्य, नृत्य और नृत्य। ठीक है, ये तीनों के बीच में अंतर है। जो नाट्य होता है इसमें आपकी ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, बेसिकली ड्रामा होता है और डांस के जरिए किसी भी तरह की कहानी को दिखाने की कोशिश की जाती है, उसमें ड्रामा इन्वॉल्व होता है। नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, कोई भाव मौजूद नहीं होता है, सिंपली डांस स्टेप होता है, रिदम होता है, लेकिन कोई भी भाव, कोई भी एक्सप्रेशन, ये चीजें नहीं होती। लेकिन जब डांस में इमोशंस आ जाता है, भाव आ जाते हैं, मुद्राज आ जाते हैं, तब वो जो डांस है वो आपका नृत्य कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और कीवर्ड्स यही है कि जब आपका ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, कोई स्टोरी कही जा रही हो डांस के माध्यम से, तो वो आपकी नाट्य कहलाती है। जब डांस स्टेप हो, सिर्फ रिदम हो और किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन ना हो, तो वो नृत्य कहलाता है। और जब डांस में इमोशंस और मुद्राएं शामिल हो जाएं, तो वो आपका नृत्य कहलाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिसमें कि नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण में इंडियन क्लासिकल डांस को डिवाइड किया था। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के क्लासिकल डांसेस की। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है ये अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। तो न सिर्फ ये अपनी भाषाओं और रिलीजन्स की विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि इंडिया में आपको अलग अलग प्रकार के डांस स्टाइल्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत तरह के डांस स्टाइल्स हैं। न सिर्फ आपको बहुत अलग अलग तरह की क्लासिकल डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे, बल्कि बहुत जगह पे आपको अलग अलग तरह के फोक डांसेस भी देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज और रिलीजन्स में डाइवर्सिफाइड हैं, उसी प्रकार डांस स्टाइल्स में भी हम लोग काफी ज्यादा हमारे अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन जितने भी तरह के डांस फॉर्म है, ऑल्दो अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग तरह के डांस देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उन सभी के सभी एक बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और ये बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस कहाँ दिए गए हैं, तो नाट्य शास्त्र में दिए गए हैं। और इंडियन जो क्लासिकल आर्ट है वो आपके गुरु शिष्य परंपरा में बिलीव करता है, उस पर विश्वास रखता है, जहाँ पर गुरु का मतलब होता है नाट्य शास्त्र और शिष्य जो आपके अलग अलग डांस फॉर्म्स है उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन क्लासिकल डांस गुरु शिष्य परंपरा में बिलीव करता है। और कुल मिलाकर भारत में 8 क्लासिकल डांस है। और वो कौन कौन से हैं, तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, इसके अलावा ओडिसी, कथक, सत्रिय और मोहिनी अट्टम। ये कुल मिला के 8 क्लासिकल डांसेस हैं जो कि भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हर एक डांस फॉर्म को के एक पोज को दिखाया गया है सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि कौन सा डांस किस तरह का होता है। इसमें आपको भरतनाट्यम नृत्य को दिखाया गया है, ये कथक है, ये आपका कथकली है। यहाँ पे कुचिपुड़ी को डिनोट किया गया है, ये आपके मणिपुरी नृत्य है, ये आपका मोहिनी अट्टम है, ये ओडिसी है और ये आपके सत्रिय डांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग बारी बारी से इन 8 ही डांस के बारे में जानेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इनके कॉस्ट्यूम्स और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें इन क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई हैं, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम नृत्य से। तो जो भरतनाट्यम नृत्य है, इसे जितने भी क्लासिकल डांसेस इंडिया में हैं, उसमें सबसे पुराना जो डांस फॉर्म है ये भरतनाट्यम को माना गया है। इसके नाम का ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो 2 क्लेम्स है।
आप जानते हैं भरतनाट्यम, तो एक तो माना जाता है कि जो भरतनाट्यम का जो भरत है वो भरत मुनि से आया है, क्योंकि भरत मुनि इन्होंने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है और जितने भी नाट्य फॉर्म है, वो जितने भी गाइडलाइंस और चीजें फॉलो करते हैं वो नाट्य शास्त्र से मिले। तो एक तो आइडियोलॉजी है कि भरतनाट्यम का भरत भरत मुनि के नाम से आया है, और जो नाट्यम है उसका तमिल में अर्थ होता है डांस, ठीक है, तो वहां से आया है भरतनाट्यम। और एक दूसरा क्लेम यह है कि भरत का जो मतलब है भरत, ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, तो इसमें भ का मतलब होता है भाव, र का मतलब होता है राग और त का मतलब होता है ताल। तो वैसा नृत्य जिसमें भाव, राग और ताल देखने को मिले वो आपका भरतनाट्यम नृत्य है, ठीक है। तो ये इसके नाम को लेकर के दो अलग अलग तरह के क्लेम्स है कि कहाँ से इसके नाम की ओरिजिन हुई थी। अगर हम लोग डांस की उत्पत्ति के बारे में बात करें, उसके ओरिजिन के बारे में बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि जो तमिलनाडु की मंदिर है वहां पर देवदासी जो होती थी, यानी कि जो फीमेल सोलो डांसर्स होती थी वो परफॉर्म करती थी। देवदासी जो टेम्पल डांसर्स होते हैं ना, उनको देवदासी कहते हैं। और जो तमिलनाडु की मंदिरों में वो जो फीमेल सोलो डांस परफॉर्मेंस देवदासियों के द्वारा किया जाता था, वहीं से इस डांस की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए कई बार भरतनाट्यम नृत्य को हम लोग दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि देवदासी जो नृत्य करते थे उसी से इस डांस की का ओरिजिन, इसी से इस डांस की उत्पत्ति हुई है। बाद में जब देवदासी का जो परंपरा है वो खत्म होने लगी, तब ये जो डांस है वो आपका कहीं गुम सा जाने लगा, यानी एकदम लुप्त होने लगा था। बाद में इसे ई कृष्ण अय्यर जो कि फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसे रिवाइव करने का क्रेडिट किसे जाता है, तो ई कृष्ण अय्यर को जाता है। जबकि इस डांस को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने का, यानी कि पूरे विश्व में इसे एक अपनी पहचान दिलाने का क्रेडिट जो है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल की मेहनत को जाता है, उनके प्रयासों को जाता है। इन्होंने कला क्षेत्र नामक संस्था की भी स्थापना की, जहां से लोग भरतनाट्यम नृत्य को सीख रहे हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि जो भरतनाट्यम नृत्य है उसे वैश्विक स्तर पर उसे पहचान किसने दिलाई, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ने दिलाई। अब हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम नृत्य की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स की, उसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलारितु, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भरतनाट्यम नृत्य का। इसमें आपके बेसिक डांस पोस्चर होते हैं और आपके रिदमिक सिलेबल्स होते हैं। इस डांस को बेसिकली किया जाता है भगवान की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जतिस्वरम। जतिस्वरम में आपके अलग अलग पोज और मूवमेंट को दिखाया जाता है। वर्णम क्या है, तो ये आपकी इमोशंस और मतलब डांस का कॉम्बिनेशन है, डांस विद राग एंड ताल, इन तीनों चीज का ही कॉम्बिनेशन आपका वर्णम है। शब्दम क्या है, तो इसमें भगवान की प्रशंसा की जाती है, ईश्वर की महिमा की प्रशंसा करने के लिए जो अभिनय हम लोग करते हैं भरतनाट्यम नृत्य में, इसे हम लोग शब्दम के नाम से जानते हैं। पदम का मतलब होता है कि अभिनय के ऊपर मास्टरी कर लेना, यानी उसके ऊपर मतलब बहुत अच्छी से पकड़ बना लेना, उस पर सिद्धि हासिल करना, दैट इज सेड टू बी पदम। आगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है भरतनाट्यम नृत्य का वो है आपका ज्वाली। ज्वाली जो है उसमें आपके जो छोटे छोटे लव लिरिक्स जो होते हैं उसमें बहुत तेजी से चीजें परफॉर्म की जाती हैं, दैट इज सेड टू बी ज्वाली। तिलाना क्या है, ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट है, यानी कि ये जो सबसे अंतिम वाले जो चीज है ना वो आपकी तिलाना है। इसमें पूरी तरह से डांस होता है और जो आपके रिदम के वेरिएशंस होते हैं वो काफी जटिल होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस होता है तिलाना का। और ये जो जितने भी एलिमेंट्स के बारे में मैंने अभी आपसे बात की, जो कि भरतनाट्यम नृत्य के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो 4 तंजावुर के टीचर्स के द्वारा दिए गए। और उन 4 तंजावुर के शिक्षकों का नाम क्या था, तो वो था पुनिया, शिवानंदम, चिनिया एंड वादीवेलु। इन लोगों ने ही ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ऐड किए हैं भरतनाट्यम नृत्य में, और इसीलिए इसे हम लोग तंजोर क्वार्टेट के नाम से जानते हैं। इन चारों को तंजोर क्वार्टेट कहा जाता है और इसीलिए इस भरतनाट्यम नृत्य को हम लोग तंजोर नाट्यम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तंजावुर के जो शिक्षक है उन्होंने ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट भरतनाट्यम नृत्य में डाले हैं। हम लोग एक तस्वीर से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भरतनाट्यम डांसर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और ये इनके ओवरऑल कॉस्ट्यूम को आप देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के कॉस्ट्यूम्स में भरतनाट्यम जो डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं।
है। आगे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं किसके बारे में, तो भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले जो भरतनाट्यम नृत्य में बहुत तरह की मुद्राएं होती है, संयुक्त मुद्रा, असंयुक्त मुद्रा, उसी में से एक मुद्रा है जिसे हम लोग कटका मुखा हस्त कहते हैं। तो एक ऐसी मुद्रा है जिसमें आपके 3 उंगली जो है वो आपके बंधे रहते हैं और ये किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो ये ओम का प्रतीक होता है। भरतनाट्यम नृत्य में जो भी पूरे बॉडी का वेट होता है वो पूरी तरह से 2 जो पैर है उसके बीच में डिवाइडेड रहता है, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जब भी आप देखेंगे तो भरतनाट्यम के जो डांसर्स होते हैं वो आपके हमेशा उनका नीज जो होता है वो बेंड होता है और वे एक खास पर्टिकुलर पोस्चर में ही अपना पूरा डांस करते हैं। एक चार्य लास्यम एक ऐसी स्टाइल है जिसमें एक सिंगल डांसर जो है वो कई सारे रोल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक सिंगल डांस है लेकिन वो अलग अलग रोल्स को, अलग अलग भूमिकाओं को वो निभाता है और ऐसी स्टाइल को हम लोग एक चार्य लास्यम कहते हैं। और भरतनाट्यम नृत्य के जो भी मूवमेंट्स हैं वो आपकी डांसिंग फ्रेम से वो काफी मिलते जुलते हैं और इसीलिए भरतनाट्यम नृत्य को हम लोग फायर डांस के नाम से भी जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य को काफी किया और जो भरतनाट्यम डांस के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पद्मा सुब्रमण्यम, फिर आपकी मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोपोनेंट्स के नाम है भरतनाट्यम नृत्य के। तो हम लोगों ने भरतनाट्यम नृत्य के बारे में जो भी जरूरी बातें थी वो कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है सबसे पहले इसके नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ ये जानते हैं। तो जो कुचेलापुरम या कुचेलापुरी जो 2 जगह है, मतलब सेम ही जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां से स्टाइल का ओरिजिनेशन हुआ या कह सकते हैं वहां से इस स्टाइल की कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई और इसी के विलेज के ऊपर नाम दिया गया इस डांस का कुचिपुड़ी। वहां के एक्टर्स का ग्रुप होता था जो कि गांव-गांव जा करके इस डांस को परफॉर्म किया करते थे। चूंकि इस पर्टिकुलर जगह से इसका ओरिजिन हुआ इसीलिए इस डांस को कहा गया कुचिपुड़ी। और बाद में जो वैष्णवाइट्स थे यानी जो वैष्णव थे उन्होंने इस डांस को लिया और तब से एक मोनोपोली होने लगी कि सिर्फ और सिर्फ इस डांस कुचिपुड़ी को मेल ब्राह्मण ही परफॉर्म करते थे और कहाँ करते थे, तो टेम्पल। सो वैष्णवाइट्स के आने पर जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ब्राह्मण जो थे उनका एक एकाधिकार इस पे बन गया कि करेंगे तो सिर्फ वही करेंगे और कहाँ परफॉर्म करेंगे तो मंदिरों में किया करेंगे। और ये जो कुचिपुड़ी नृत्य थी ये गोलकुंडा और विजयनगर के शासकों के दौरान ये काफी ज्यादा इसे महत्व प्राप्त हुआ और मतलब इस शैली का काफी विकास हुआ। बाद में 20th सेंचुरी में इसे रिवाइव करने का क्रेडिट रागिनी देवी और बाला सरस्वती को जाता है। इन्होंने इस डांस को काफी ज्यादा रिवाइव किया। अब कुचिपुड़ी डांस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला कि जो ज्यादातर जो थीम होते हैं ना कुचिपुड़ी के वो भगवत पुराण की जो स्टोरीज होती हैं उससे लिए गए होते हैं, लेकिन उनका थीम जो होता है वो सेक्युलर होता है, यानी स्टोरीज आपकी भागवत पुराण की होती है लेकिन थीम जो होता है वो सेक्युलर होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर धर्म से इसका लेना देना नहीं होता। इसमें श्रृंगार रस जो कि हम लोग जैसे लव का भी कहते हैं, तो प्रेम रस जो होता है, श्रृंगार रस, इसका डोमिनेंस आपको कुचिपुड़ी नृत्य में देखने को मिलता है। और ये जो स्टाइल होता है ना ये हमारे शरीर के जितने भी अर्थली एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो पार्थिविक तत्व होते हैं उसको दिखाने का काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें जो कि कुचिपुड़ी नृत्य में शामिल है वो है आपका तांडव और लास्य। तांडव और लास्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तांडव आपके मेल फीचर्स को डिनोट करता है, लास्य आपके फीमेल फीचर्स को डिनोट करता है। कुछ अगर हम लोग इस स्टाइल के सोलो एलिमेंट की बात करें, जिस तरह से हम लोग भरतनाट्यम में हम लोगों ने देखा था तिलाना के ऊपर, अलारिपू, जतिस्वरम, पदम, इन सब के बारे में, उसी तरह इस स्टाइल में भी कुछ सोलो एलिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है आपका तरंगम। तरंगम में क्या होता है कि जो कुचिपुड़ी डांसर्स होते हैं वो पीतल के एक प्लेट के ऊपर डांस करते हैं। उनके का जो पैर होता है ना वो पीतल का वो जो प्लेट होता है उसके अगल बगल में होता है, उसके एज पे, उसके किनारे पे बेसिकली होता है, और उनके सर पर पानी से भरा हुआ एक पॉट होता है जिसे बैलेंस करके वो डांस परफॉर्म करते हैं। या तो आपके सिर पे जो है वो पानी से भरा हुआ मतलब पात्र होगा या फिर उनके हाथ में दिए होती है, ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर डांस फॉर्म होता है कुचिपुड़ी का उसे हम लोग तरंगम कहते हैं। फिर आपका मंडूक शब्दम है, तो मंडूक शब्दम में क्या किया जाता है, तो एक जो आपके मेढक होते हैं ना उसकी कहानी कही जाती है। और जल चित्र नृत्य में क्या होता है, तो जो भी आपके डांसर होते हैं वो डांस करते हुए पैर के घुटनों अंगूठों की मदद से वो एक चित्र को खींचते हैं,
ठीक है। तो जलचित्र नृत्य में क्या होता है कि डांस करते हुए जो डांसर होता है वो अपने जो पैर के अंगूठे हैं उसकी मदद से पिक्चर ड्रॉ करता है फ्लोर पे, ठीक है। और कुचिपुड़ी नृत्य के जो इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं उनके नाम है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कुचिपुड़ी के फील्ड में इन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत प्रसिद्ध डांसर्स हैं कुचिपुड़ी के। और यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य को दिखाने की कोशिश की गई है। ये कुचिपुड़ी, और जो मैंने आपको बताया था ना कि पीतल के उसके ऊपर डांस करते हैं और सर पे आपका पानी से भरा हुआ मटका होता है, तो ये देखिए ये तरंगम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बात की। अब हम लोग जानते हैं कथकली नृत्य के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कथकली जो नृत्य का है इसका शब्द कहाँ से आया, इसका नाम। तो कथकली दो शब्दों से मिला है, कथा और कली। कथा का मतलब होता है स्टोरी यानी कि कहानी, और कली का मतलब होता है ड्रामा। यानी कि जो कथकली नृत्य होता है उसमें आपको स्टोरी और ड्रामा ये दोनों ही देखने को मिलते हैं। जो कथकली डांस है वो आपके दो मतलब डांस ड्रामा के जो दो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है, कृष्ण अट्टम और रामानट्टम, इन दोनों से इसने इवॉल्व किया है। यानी जो कथकली नृत्य है इनका विकास कृष्ण अट्टम और रामानट्टम से हुआ है। ये जो दो डांस फॉर्म्स है ना, कृष्णाट्टम और रामनाट्टम, ये पैटर्नाइज किए गए थे, यानी कि इनका जो संरक्षण किया गया था वो केरला के मंदिरों के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया था। और बेसिकली इन डांस फॉर्म में महाभारत या फिर रामायण के एपिसोड्स को नरेट किया जाता है, यानी उसकी कहानी को दिखाया जाता है। बाद में जब ये जो डांस है वो आपका डिक्लाइन करने लगा, जब लोगों के बीच में उतना प्रसिद्ध नहीं रहा, जब फ्यूडल सेटअप जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वही इसको संरक्षण प्रदान किया करते थे। तो जब फ्यूडल सेटअप जो है वो धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन हुआ, तब ये डांस फॉर्म है वो आपका डिक्लाइन करने लगा। तो बाद में वी.एन. मेनन जो है, जो कि एक मलयाली पोएट है, उन्होंने 1930s में इस डांस को दोबारा से रिवाइव किया। और किसके संरक्षण में, तो मुकुंद राजा के संरक्षण में इस डांस को रिवाइव किया। सो आप देख सकते हैं कि जो एक कथकली डांसर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये उनके बेसिकली उनका हेड गियर और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में उनके फेस को दिखाया गया है। अब कथकली जो नृत्य है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहला तो जो कथकली नृत्य है वो अच्छाई और बुराई इसके बीच में हमेशा संघर्ष को दिखाता है। और जो थीम्स होते हैं ना कथकली डांस के, वो या तो पुराण से लिए जाते हैं या फिर एपिक्स से, यानी जो महाकाव्य है उससे जो कहानी ली जाती है उसको नरेट करने की, उसको दिखाने की कोशिश की जाती है कथकली नृत्य में। और जो आपके रस होते हैं, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन अगर दिखाना होता है तो वो हमेशा आपके आईब्रो या आई के मूवमेंट के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है। चाहे गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाना हो, हंसी वाला एक्सप्रेशन दिखाना हो, खुशी का एक्सप्रेशन दिखाना हो, तो आईब्रोज के जरिए और आईज के जरिए, आंखों के मूवमेंट के जरिए दिखाया जाता है। और इसमें जो प्रॉप्स होते हैं यानी अलग से चीजों का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जबकि इसका जो फेशियल मेकअप है, आप फिगर देख, मैंने आपको दिखाया तो आपने देखा है कि इसके चेहरे पे जो मेकअप होता है ना वो बहुत हेवी होता है। और जो हेड गियर आप देखेंगे कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज जो आपको हर एक कथकली डांसर के कॉस्ट्यूम में देखने को मिलेगी, दैट इज हेड गियर। और ये जो हेड गियर है ना, ये आपकी अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। जो आपका हेड गियर होता है वो आपके अलग अलग कलर में अलग अलग चीज को सिंबलाइज करता है। अगर आपने देखा कि जो हेड गियर है वो हरे रंग का है तो वो आपकी डिविनिटी यानी कि कुलीनता, फिर आपकी नोबिलिटी और वर्च्यू यानी बेसिकली जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो ग्रीन के जरिए दिखाई जाती है। वही अगर किसी बुरे आदमी को दिखाना हो यानी बुराई को, किसी दुष्ट को दिखाने के लिए काले रंग का इस्तेमाल होता है। जो नाक के बगल में जो लाल कलर है वो आपकी रॉयल्टी को यानी प्रभुत्व को दिखाने की कोशिश करता है। और ज्यादातर ये जो डांस है कथकली नृत्य, ये आपके टेम्पल प्रेमिसेस यानी कि मंदिर परिसर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं या फिर ओपन थिएटर में इसे परफॉर्म किया जाता है। और जो कथकली स्टाइल है ये आपके ईथर या फिर स्काई को सिंबलाइज करता है, इसका ये प्रतीक है। तो ये मैंने आपको बताया कथकली डांस फॉर्म के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में और कुचिपुड़ी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।